हेलो बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे आदिकालीन साहित्य। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले कौन से साहित्य लिखे गए थे। तो सिद्ध साहित्य हम पढ़ चुके हैं, नाथ साहित्यों को पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। कि सबसे पहले रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और रासो शब्द की उत्पत्ति को कौन से कवि किस से मानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। कि जो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने माना कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई। किससे हुई? रसायन शब्द से हुई। ठीक है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई। गारसा दत्तासी ने माना कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय या फिर राजस शब्द से हुई। किससे हुई? राजसूय या राजस से। उसी प्रकार नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या माना? किस शब्द से माना? तो रासो की उत्पत्ति उन्होंने रास शब्द से मानी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रासक से मानी। किससे मानी? रासक। तो सबसे पहले जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका जो मत है वो सर्वमान्य रहा है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? रासक से। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले रासक शब्द आया, फिर उसके बाद रासक से रासा बना, फिर उसके बाद रासा बना, और उसके बाद रासो बना। तब यह रासो शब्द बना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या किस कवि के अनुसार, किस लेखक के अनुसार क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी के मत अलग अलग थे। चलिए अब पढ़ते हैं आगे कि जो रासो साहित्य हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उनके रचयिता कौन हैं। तो इनको हम ट्रिक के अनुसार भी बहुत ही जल्दी याद भी कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं जैसे विसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? उनके इस साहित्य के रचयिता हैं नरपति नाला। ठीक है, एक बार हम पहले इसको सभी को लिख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से इसे याद भी करा देंगे। पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्र बरदाई, या कह लीजिए चंद बरदाई। और परमाल रासो के हैं जगनिक। खुमान रासो के हैं दलपति विजय। हमीर रासो के जो रचयिता हैं वो हैं शंखधर। कौन है? शंखधर। ठीक है, विजयपाल रासो के हैं नल सिंह। राम रासो के जो राम रासो काव्य है, इसके लेखक हैं हमारे, जो रचयिता हैं राम रासो काव्य के रचयिता हैं वो हैं माधव दास। कायम खां रासो के रचयिता हैं जान कवि। राणा रासो के रचयिता कौन है? दयाल कवि। और कुमारपाल रासो के रचयिता हैं देवप्रभ। ठीक है, शत्रुसाल रासो के रचयिता हैं राम डूंगर सिंह। ठीक है, और मुंज रासो के रचयिता हैं
कवि। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब इनको जल्दी से याद कर लेते हैं, किस प्रकार से हम ट्रिक वाइज इनको याद कर सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ यहाँ पे याद करने की ये ट्रिक बताई जा रही है, इससे किसी भी प्रकार का किसी से कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी को कुछ बताने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि बीसल देव रासो, बीसल देव रासो को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, उनके के रचयिता कौन है। तो 20 देव हैं वो कौन से हैं। जो देव होते हैं वो नर होते हैं, नर पति होते हैं, नरों में पति जो हुए हैं देव। 20 देव हैं जो नरों में पति हैं। इस तरीके से पृथ्वीराज रासो, ये तो सभी को पता है कि इसका तो हम याद ही कर सकते हैं कि चंद्र बदाई हैं। परमाल रासो, परमाल रासो किस प्रकार याद करेंगे। पर माने जगत से परे, तो जग से परे जो है परमाल रासो। खुमान रासो, अब देखिए खुमानी एक जो फल होता है उस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। खुमानी जो फल होता है वो गुच्छे में लगता है, दल में लगता है, तो खुमान रासो दल पति, इस तरीके से याद कर सकते हैं। हमीर रासो, मीर, अब जो मीर होते हैं शंख बजाकर हम ऐसे समझ लग सकते हैं कि अमीर लोग होते हैं जो शंख रखते हैं, शंख बजाते हैं, इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। विजयपाल रासो नल सिंह, जो मल्ल होते हैं, यहाँ पे ऐसे याद करिए आप, जो मल्ल होते हैं वो उनको विजय प्राप्त होती है, तो विजयपाल रासो का क्या हुआ, नल सिंह। राम रासो, अब देखिए राम रासो जो है उनको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि राम माधव, इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। कायम खां रासो, इनको एक एक्स्ट्रा अलग है, तो अलग ही तरीके से याद कर सकते हैं कि कायम जान कवि। ठीक है, राणा रासो, राणा लोग जो होते हैं वो दया करते हैं दूसरों पर, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राणा जो होते हैं वो दूसरों पे दया करते हैं, यानी कि दयाल कवि। कुमार पाल रासो किसने लिखा था, देव प्रभा ने। तो जो कुमार होते हैं, कुमार जो हैं, कुमार पाल को कौन पाल रहा है, देव पाल रहा है। कुमार पाल को कौन पाल रहे हैं, देव प्रभा है, यहाँ पर प्रभु नहीं है, पर आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुमार पाल को कौन पाल रहे हैं, देव प्रभा। ठीक है, शत्रुशाल राम डूंगर सिंह, अब देखिए शत्रुओं का नाश कौन कर देते हैं, राम जी महाराज। ठीक है, भगवान राम। इस तरीके से ट्रिक वाइज सिर्फ हम याद कर रहे हैं इन्हें, और हमारा किसी से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मुंज कवि का यहाँ हम नाम से ही याद कर सकते हैं। मुंज रासो जो है मुंज कवि द्वारा लिखा गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इन्हीं जो रासो साहित्य हैं इनमें से जो प्रमुख हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बीसल देव रासो साहित्य। ठीक है, बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो जो रचना है, इसके रचयिता जैसे कि मैंने बताया कौन है, नरपति नाला। ठीक है, नरपति नाला। और ये किस ईस्वी में लिखी गई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1155 ईस्वी में लिखी गई थी ये रचना। या विक्रम संवत में पूछ लेता है, विक्रम संवत में पूछेगा तो 1212। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अगर ईस्वी पूछ लेता है तो 1155 प्रश्न आ जाता है ईस्वी में कि किस ईस्वी में लिखा गया था बीसल देव रासो, तो 1155, और यदि विक्रम संवत में 1212। ठीक है, गणपति चंद्र के अनुसार यह जो काव्य है, बीसल देव रासो जो काव्य है वो कैसा है, विरह काव्य। किसके अनुसार है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। ध्यान रखिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात यह है कि ये जो रासो साहित्य है ये गे कविता है। कैसी है, गे काव्य है, सॉरी, कैसी काव्य है जो बीसल देव रासो, गे काव्य होने के साथ साथ यह वीर गीत, इसको हम वीर गीत भी कहते हैं
और यह एक श्रृंगारिक रचना भी है। ठीक है, वीर गीत होने के साथ साथ यह श्रृंगारिक भी रचना है। इतना आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना कौन सी है। देखिए आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना कौन सी है, तो उस जगह पर आपको आंसर में पदावली लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आदिकालीन वो पूछ लेगा, आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना पदावली है। लेकिन यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाएगा कि श्रृंगारिक रचना कौन सी है, तो बीसल देव रासो उसमें उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? श्रृंगारिक रचना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए बीसल देव रासो साहित्य में जो नायक है, नायक का नाम क्या है? बीसल देव है, लेकिन उसका जो मूल नाम है वो है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, जिनको हम बीसल देव के नाम से जानते हैं। इतना है समझ में। और इनकी जो नायिका है, इस साहित्य की नायिका वो कौन है? राजमती, जो कि राजा भोज की कन्या है। किसकी कन्या है? राजा भोज परमार की कन्या है। ठीक है, और यदि पूछ लिया जाता है कि इस रासो साहित्य में कितने छंद हैं, तो लगभग 125 छंद हैं। कितने छंद हैं? 125 छंद हैं। और जो इसकी जो भाषा है, यदि भाषा पूछ ली जाती है तो इसकी काव्य की भाषा है राजस्थानी है। और चलिए, और यदि एक पॉइंट और आता है इसमें कि इसके बीसल देव रासो जो है कितने खंड हैं इसमें, तो कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। अब 4 खंड में, चारों खंडों में किस किस चीज का वर्णन है वो हम जरा देख लेते हैं। जैसे पहले खंड में क्या है कि बीसल देव रासो और राजमती के विवाह का वर्णन है। किसका वर्णन है? दोनों के विवाह का वर्णन। ठीक है, शॉर्ट में बता दे रही हूँ, दोनों के विवाह का वर्णन है। और नंबर 2 खंड में, सेकंड खंड में है रानी के व्यंग से रुष्ट होकर जब राजा उड़ीसा चले गए थे, उसका वर्णन है। रानी के व्यंग से रुष्ट होकर, रानी के व्यंग से रुष्ट होकर राजा का उड़ीसा चले जाना। ठीक है, देखिए अब ये रानी ने ऐसा व्यंग क्यों किया था? क्योंकि जो राजा बीसल देव थे वो अपनी वीर गाथाएं रानी को सुनाते थे। एक दिन रानी उनकी, मतलब कहते हैं ना, तारीफें सुन सुनकर कोई पक जाता है, तो उन्होंने ये कह दिया, चाहे वो हंसी में कहा हो चाहे किसी तरीके से भी कहा होगा, कि ऐसे तो बहुत राजा पड़े हुए हैं, जो शूरवीर राजा हैं, ऐसे कई राजा पड़े हुए हैं। तो इस बात से जो राजा बीसल देव थे वो आघात हुए और रानी के इस व्यंग से रुष्ट होकर वे उड़ीसा चले गए। और वहीं पर उड़ीसा में वो कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। ठीक है, अगर आ जाता है ये कि कितने वर्ष रहे, तो 12 वर्ष रहे। नंबर 3 जो है खंड, उसमें किस चीज का वर्णन है? तो रानी का जो दुख वृतांत है, रानी का जो दुख वृतांत है उसका इस तीसरे खंड में वर्णन है। ठीक है, और चौथे खंड में क्या है? दोनों के पुनः मिलन का वर्णन है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो साहित्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जैसे मैंने पीछे बताया कि इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं चंद बरदाई, चंद बरदाई। ठीक है, इसके रचयिता चंद बरदाई, कहीं कहीं पर चंदर बरदाई लिखा रहता है। ठीक है, और यदि इसकी समय काल पूछ लिया जाता है तो वह है 13वीं शताब्दी, 13वीं सदी। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो में सर्ग, एक प्रश्न यहाँ से आता है कि सर्ग कितने हैं, तो सर्ग इसमें है 69 यानी 69। ठीक है, छंद पूछ लिए जाते हैं कि छंद कौन कौन से हैं, तो इसमें दोहा छंद है, छप्पय छंद है, और कवित्त छंद है, त्रोटक है, गाहा है, और आर्या है, आदि छंद है। ठीक है, यदि इसमें पूछ लिया जाता है कि पृष्ठ संख्या कितनी है, पृष्ठ संख्या पृथ्वीराज रासो का साहित्य में पृष्ठ संख्या कितनी है, तो उसमें पृष्ठ संख्या है 2500। ठीक है, कितनी है 2500। अब देखिए इसकी एक और पॉइंट है कि पृथ्वीराज रासो साहित्य जो चंद्र बरदाई लिख रहे थे, इन्होंने इसको पूर्ण नहीं लिख पाए थे, वो पूरा नहीं कर पाए थे और इनकी किसी कारण से मृत्यु हो गई थी। तो इसको पूर्ण किसने किया, इस साहित्य को पूरा किसने किया, तो वह थे जलहण। अब देखिए जलहण कौन थे, ये जलहण थे चंद बरदाई के सबसे छोटे बेटे। कौन था जलहण, चंद्र बरदाई का सबसे छोटा बेटा। ठीक है, क्योंकि जो चंद बरदाई थे उनके 4 बेटे थे और उनमें सबसे छोटा बेटा जलहण था। ठीक है, और एक और बात है, यहीं से एक प्रश्न और आता है कि जलहण ने भी एक रासो साहित्य लिखा था जिसका नाम था बुद्धि रासो। ठीक है, क्या नाम था उसका साहित्य का, बुद्धि रासो। यहाँ पे इस तरीके से। और यदि भाषा पूछ ली जाती है कि पृथ्वीराज रासो साहित्य की भाषा कौन सी है, तो भाषा में आता है ब्रज भाषा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम कि रासो साहित्य से संबंधित थोड़ी सी ये जानकारी है कि रासो साहित्य को अप्रामाणिक मानने वाले साहित्यकार, इनको हम ट्रिक वाइज याद करेंगे कि किस तरीके से हमें नाम, उन साहित्यकारों के नाम हमें याद हो जाए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि रासो साहित्य को अप्रामाणिक मानने वाले साहित्यकारों के नाम। तो उनमें हैं रामचंद्र शुक्ल, नेक्स्ट हैं श्यामल दास, उसके बाद है मुंशी देवी प्रसाद, नेक्स्ट नाम है मोतीलाल मैनारिया। देखिए यहाँ से कई सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो पीजीटी हिंदी के जो एग्जाम देते हैं बच्चे, उनको यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो केबी का हो, केबी पीजीटी हो, या फिर यूपी पीजीटी हो, या एमपी पीजीटी हो, कहीं के भी प्रश्न हो। ठीक है, नेक्स्ट नाम है गौरी शंकर हीरानंद ओझा। ठीक है, ये जो है इन्होंने एक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 जो साहित्यकार हैं, इन्होंने जो रासो साहित्य है, पृथ्वीराज जो रासो साहित्य है, यहाँ पे मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, चलिए मैं लिख देती हूँ कि पृथ्वीराज रासो साहित्य। ठीक है, पृथ्वीराज रासो साहित्य को अप्रामाणिक माना है। तो इनके जो अप्रामाणिक मानने वाले जो साहित्यकार हैं, उनके नामों को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ ट्रिक लगाकर हम याद करेंगे। राम, श्याम,
मुंशी देवी, मुंशी देवी, मोतीलाल, या आप सिर्फ मोती ले सकते हैं यहाँ से, गौरी शंकर, गौरी शंकर और हीरानंद। ठीक है, सब में से हमने एक एक नाम ले लिए। राम चंद्र शुक्ल में से राम, श्याम, मुंशी देवी, मोतीलाल मेनारिया में से मोती लिया, गौरी शंकर और हीरानंद। ठीक है, तो अब इसको हम याद कैसे करें ताकि हमें याद। देखिए, राम और श्याम जो हैं वो मुंशियों की जो देवी है उनको मोतियों की माला पहनाते हैं, और राम और श्याम जो दोनों भाई हैं फिर हीरे की जो माला है वो गौरी शंकर भगवान को पहनाते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिक वाइज। राम और श्याम मुंशियों की जो देवी है उनको हीरे और मोती की माला पहनाते हैं, और हीरे की माला गौरी शंकर भगवान को पहनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि जो पृथ्वीराज रासो साहित्य हैं उसको प्रामाणिक मानने वाले साहित्यकारों के नाम। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है। सबसे पहले है नाम डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। मिश्र बंधु हैं। कर्नल टाड हैं। दशरथ शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट नाम जो है श्याम सुंदर दास। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, ये जो साहित्यकार हैं इन्होंने पृथ्वीराज रासो साहित्य को प्रामाणिक माना है। तो इन सब के नाम हम देखिए प्रश्न कैसे आएगा। मान लीजिए कि उन्होंने दे दिया कि अप्रामाणिक मानने वाले साहित्यकारों के नाम अलग कीजिए, जिसमें से अप्रामाणिक उनने दे दिए 1 और प्रामाणिक दे दिए 4। तो आपको अप्रामाणिक मानने वाला जो साहित्यकार है उसको अलग करना है। तो यदि आपको ट्रिक से याद हो जाएगा तो आप तुरंत इन क्वेश्चनों के उत्तर आप लिख सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर जो पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे कर्नल, लिखिए एक साथ, कर्नल देखिए जो कर्नल जो हैं वो नागों के रथ पर बैठकर श्याम सुंदर, मोहनलाल, विष्णुलाल तीनों बंधुओं को बैठाकर सन के पास ले गए। सन में सूरज, ऐसे ध्यान रखिए। कैसे, पहले एक बार लिख लेते हैं फिर एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रथ पर बैठकर श्याम सुंदर, मोहनलाल, विष्णुलाल तीनों बंधुओं को बैठाकर सन के पास ले गए। देखिए किस तरीके से, जो कर्नल कैसे याद करेंगे, जो कर्नल हैं वो नागों के रथ पर बैठकर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल और विष्णुलाल को तीनों को, देखिए श्याम सुंदर, मोहनलाल, विष्णुलाल तीनों बंधुओं को अपने जो रथ पर बैठे थे उसी पर बैठाकर सन के पास
ले गए। जो कर्नल टाड हैं, नागों के रथ पर बैठकर श्याम सुंदर, मोहनलाल और विष्णुलाल तीनों बंधुओं को बैठाकर सन के पास ले गए। ठीक है, अब देखिए किस इनमें सबके नाम आ गए। कर्नल से कर्नल टाड आ गया, नागों से नगेंद्र आ गए। यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पे किसी के नाम को कोई बिगाड़ने का कोई भी मकसद नहीं है। सिर्फ हमें बच्चों को याद कराना है, बच्चों को अपनी ट्रिक से सीखना है। ओनली यही हमारा मकसद है कि वो अच्छे से कम समय में ज़्यादा सीख सकें। यदि किसी को कुछ नामों से इस तरीके से कोई आपत्ति है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन सभी का भला हो, ऐसा हम सभी की इच्छा होनी चाहिए और रखनी भी चाहिए। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। कर्नल नागों के रथ पर बैठकर श्याम सुंदर, मोहनलाल, विष्णुलाल तीनों बंधुओं को बैठाकर सन के पास ले गए। तो कर्नल से कर्नल टाड आ गया, यहाँ पर देखिए। नगेंद्र से डॉक्टर नगेंद्र आ गया। रथ से देखिए यहाँ पे दशरथ, दशरथ शर्मा। ठीक है, श्याम सुंदर दास आ गया यहाँ पे नाम। मोहनलाल, मोहनलाल और विष्णुलाल नाम आ गए यहाँ पर। बंधुओं से मिश्र बंधु आ गए और बैठाकर सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन में से हमने सिर्फ सन लिया। इस तरीके से ये याद हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं कि पृथ्वीराज रासो साहित्य को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले साहित्यकारों के नाम। तो कौन से हैं वो? सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट नाम जो है वो मुनिजिन विजय, मुनिजिन विजय। फिर है चौथा नाम विपिन बिहारी त्रिवेदी। ठीक, ये चार नाम जो हैं ये कैसे हैं? ये जो चार नाम हैं वो पृथ्वीराज रासो साहित्य को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इनकी देख लीजिए कैसे ट्रिक बनाई जाए इनकी कि याद हो जाए। सबसे पहले हजारी, एक एक शब्द ले लेते हैं हम सभी में से, फिर अपनी आप स्वयं भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, सुनीति, मुनि, विपिन। विपिन बिहारी। यह यदि आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप मुझे भी बना के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। इसकी ट्रिक आप लोगों को ही बनानी है। चलिए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं हमीर रासो के। हमीर रासो के जैसे कि मैंने रचयिता बताए थे शारंगधर। कौन है? शारंगधर। हमीर रासो के रचयिता शारंगधर हैं। और अब देखिए हमीर रासो के रचयिता वैसे शारंगधर हैं, लेकिन जो राहुल सांस्कृत्यायन है वह किसे मानते हैं? इसके जो रचयिता को राहुल सांस्कृत्यायन किसे मानते हैं के अनुसार किसे मानते हैं? तो वह इसके जो रचयिता है जज्जल को, किसको मानते हैं? जज्जल। ठीक है, इस तरीके से समझिए कि जो हमीर रासो के रचयिता शारंगधर हैं, परंतु जो राहुल सांस्कृत्यायन है वो जज्जल को इसके रचयिता मानते हैं। इसकी समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी है, 13वीं सदी। ठीक है, और इसमें हमीर रासो में हमीर और खिलजी के युद्धों का वर्णन है। खिलजी के युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन। अब देखिए ये इनमें से कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, तो इनका कोई ज्यादा प्रश्न आते नहीं है इनमें से। यदि छंद पूछ ले कि इसमें कितने छंद हैं, तो इसमें कितने हैं? 6
छंद हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं हम परमाल रासो। कौन सा? परमाल रासो। तो परमाल रासो के जैसे रचयिता बताए मैंने, कौन है? जगनिक। ठीक है, जगनिक हैं, और इसके जो समय सीमा है वो 1230 विक्रम संवत है। ठीक है, और इसमें यह एक कैसा काव्य है? गेय काव्य है। कैसा काव्य है? गेय काव्य। अब देखिए सर्वाधिक, यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि सर्वाधिक वीर रस काव्य कौन सा है? वीर रस काव्य, सर्वाधिक वीर रस काव्य, वीर रस काव्य कौन सा है? तो वो है परमाल रासो। ठीक है, अब आप कहोगे वो भी वीर रस था बीसल देव रासो में। वहां पर बीसल देव रासो में वीर गीत था, ध्यान रखिए, वहां गीत था, और यहाँ पर क्या है? वीर रस काव्य है। यदि सर्वाधिक वीर रस काव्य पूछ लेता है तो वहां पर परमाल रासो का नाम आएगा। और इस साहित्य में आला और ऊदल, आला और ऊदल जो वीर थे, दो वीर थे, वीरों का वर्णन है। आला ऊदल वीरों का वर्णन है। और जो परमाल रासो जो काव्य है उसी को सबसे पहले प्रकाशित किसने करवाया? तो वह थे चार्ल्स इलियट ने। परमाल रासो को ही हम इसका दूसरा नाम कह लीजिए, या कह लीजिए कि इसके दूसरे नाम से प्रकाशित करवाया, तो चार्ल्स इलियट थे वो। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है आला खंड। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। परमाल रासो का ही दूसरा नाम आला खंड है, या कह लीजिए कि इस आला खंड के नाम से चार्ल्स इलियट ने इसे प्रकाशित कराया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय। इसमें जो मेवाड़ के जो राजा थे खुमान, वहां 3 राजा हुए थे, लेकिन जो द्वितीय था खुमान जो द्वितीय था उसका इसमें वर्णन है। खुमान द्वितीय का वर्णन है। ठीक है, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। यहाँ से प्रश्न आता है कि उसमें कितनी ऋतुओं का वर्णन है खुमान रासो साहित्य में? तो 6 ऋतुओं का वर्णन है। समझ में आया। और इसमें यदि वो छंद पूछ लेता है कि छंद कितने हैं, तो इसमें 5000 छंद। ठीक है, अब चलते हैं आगे के रासो साहित्य की विशेषताएं। इसमें जल्दी से देख लेते हैं हम। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? कि जो इनके आश्रय, पहली विशेषता थी इनकी प्रमुख रही है जो आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इस जो आदिकालीन में रासो साहित्य जिन साहित्यकारों ने भी लिखे हुए हैं वो क्या थे? दरबारी कवि रहे थे। तो जिनके दरबारी कवि रहे वो उनके राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे। तो इसका रासो साहित्य में ये देखने को मिलता है कि आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। दूसरी विशेषता यह थी कि युद्ध वर्णन में सजीवता दिखती थी। युद्ध वर्णन में सजीवता। ठीक है, इस प्रकार से वर्णन किया जाता था, लगता था कि मानो वो सामने ही किया जा रहा हो, इतनी सजीवता थी। तीसरा था कि इसमें वीर रस और श्रृंगार रसों का प्रयोग किया गया था। इन साहित्यों में वीर रस एवं श्रृंगार रसों का प्रयोग किया। ठीक है,
और चौथा इसमें था कि जो नारी को भोग के रूप में वर्णन किया, नारी का भोग के रूप में, इस तरीके से समझिए कि नारी का भोग के रूप में वर्णन किया। ठीक है। और उस समय की जो मानसिकता थी तो वो कैसी थी? संकुचित राष्ट्रीयता थी, सॉरी मानसिकता नहीं, संकुचित राष्ट्रीयता थी, संकुचित राष्ट्रीयता। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट आता है आपका छठवा कि अनैतिहासिकता का अत्यधिक प्रभाव आपको रासो साहित्यों में देखने को मिलता है। सातवां था कि जो भाषा लिखी गई थी वो डिंगल एवं पिंगल शैलियों में थी, पिंगल शैली में थी। ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आज का समझ में आया होगा पूरा चैप्टर जो मैंने समझाया। रासो साहित्य कोशिश की है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। ठीक है। तो आप नोट डाउन करके नोट्स बनाइए और जिस तरीके से समझा है उससे आप तैयारी कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे और भी जो जैसे बच्चे हैं उनको भी थोड़ी सहायता मिल सके। ठीक है। वो भी मेरी वीडियो को देख सकें और वो किसी भी कॉम्पिटिटर जो एग्ज़ाम है उसमें बैठ सकें, पढ़ाई कर सकें और निकाल सकें उसे। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, नमस्कार। मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों बहुत बहुत मेरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।